नमस्कार। आपकी बात में मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आपको पता है कि राजस्थान में 89 स्कीम है महिलाओं के लिए एवं बालिकाओं के लिए, लेकिन असलियत आपके और हमारे सामने है। इंदिरा गांधी जी के समय से पॉलिसी बनी हुई है और स्कीम्स आती जा रही हैं। इतने दशक के बाद भी आज के दिन भी महिला अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है और एक बच्ची सांस लेने के लिए लड़ रही है। आज हमारे सवाल रहेंगे राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री महोदया अनीता बघेल जी से। अनीता जी, आपका स्वागत। नमस्ते। असलियत से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, आपसे पहले भी मैं चर्चा कर चुकी हूं और आज भी यही है जी कि हमें बहुत गर्व है। हमें इंदिरा गांधी जी पे भी बहुत गर्व था। आज हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री एक महिला है, हमें इस बात पे बहुत गर्व है। लेकिन आप ये मानेंगे कि चाहे हम लोग इंदिरा गांधी जी की बात करें, चाहे वसुंधरा मैम की बात करें, चाहे हम लोग इंदिरा नूई की बात करें, चाहे हम लोग साक्षी जी की बात करें, ये लोग एक्सेप्शंस हैं। ये लोग वो हैं जो भीड़ से निकलकर एक अलग पहचान बना चुकी हैं। एक आम महिला की स्थिति आज के दिन भी रोज लड़ाई की है, संघर्ष की है। मानती हैं आप? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जहां महिला की स्थिति आज भी हम सही नहीं कह सकते, उचित नहीं कह सकते, और उस तबके में रूढ़िवादिता, कट्टरता और कुरीतियों को इस तरह से जकड़ा, वहां से महिलाएं निकल नहीं पा रही हैं। जिन परिवारों में, जिन समाजों ने विकास को अपनाया है, बुराइयों को छोड़ा है, गलत परंपराओं को तोड़ा है, वहां महिलाएं आगे बढ़ गई हैं। लेकिन जिन समाजों में आज भी ये रूढ़िवादिता है, वहां महिलाएं निश्चित रूप से संघर्ष कर रही हैं कि जल्दी ये परंपराएं टूटे। और मैं ये चीज जरूर कहूंगी अनीता जी कि इस संघर्ष में आपने उनका बहुत बड़ा साथ दिया जब हमारे गरिमा अवार्ड की विनर्स, हमारी बेटियों जशोदा, सोना और प्रीति को, जिन्होंने की खड़ी हो गई इस चीज के अगेंस्ट की बाल विवाह के अगेंस्ट वो खड़ी हुई, उसको उन्होंने मैं तो कहूंगी कि ये एक ऐसा मतलब हमारा एक बिना बात की प्रथा चली आ रही है जिसमें हम लोग समझते बूझते समझदार माँ बाप भी बिना सोचे समझे इस अंधेरे में अपनी बच्चियों को धकेल देते हैं। तो इन तीनों को आपने जब एक दिन के लिए मंत्री बनाया तो आपने इस संघर्ष में महिलाओं का साथ दिया। ये आपको आइडिया कहां से आया, क्यों सोचा ये करूं? देखिए, ऐसी बेटियां जो बाल विवाह में बंध चुकी हैं लेकिन समाज के सामने वो नहीं आई हैं, है ना, वो चाहती हैं कि हम इस बंधन से मुक्त होकर के शिक्षित बने, आगे बढ़े। उन तक ये संदेश कैसे पहुंच सकता है? मेरे को लगा कि ये सबसे कारगर उपाय है कि ऐसी बेटियां संदेश लेकर के पूरे राजस्थान भर में जाएंगी और वो संदेश पढ़ करके, सुन करके वो बेटियां भी आत्मबल से भरपूर होकर के हिम्मत करेंगी कि नहीं, हमें भी, यदि हमारा बाल विवाह किन्हीं परिस्थितियों में हुआ है तो उसको तोड़ा जा सके और तोड़ने के उपरांत वो एक नया जीवन जी सके। इस कारण से हमने ये उपाय उस दिन किया। जो बेटियां बाल विवाह की परंपरा को तोड़ करके अपना विवाह उन्होंने विच्छेद किया है और विवाह विच्छेद करने के बाद न केवल खुद पढ़ी हैं बल्कि अपनी दूसरी छोटी बहनों को भी उन्होंने पढ़ाया है। बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया है और समाज ने भी उनका साथ दिया, परिवार ने भी उनका साथ दिया। यदि परिवार कोई गलत स्टेप उठा रहा है तो उसकी समझाइश करना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। निश्चित रूप से समझाइश, उन बेटियों ने अपने परिवारों से समझाइश की और परिवार के लोग मान गए और उनको पढ़ने का अवसर दिया। तो बेटियां कितनी सशक्त बन सकती हैं, उनको सिखाने के लिए, उनको संदेश देने के लिए यह स्टेप हमारे द्वारा उठाया। और बड़ा अच्छा जी उन्होंने डिसीजन भी जो साइन किया आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को स्मार्टफोन्स और टैबलेट देने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पहल से क्या होगा जी? देखिए, एक तो मैंने जैसा कहा कि बेटियां संदेश लेकर के जाएंगी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि भी स्मार्टफोन और टैबलेट आपने दिया। स्मार्टफोन और टैबलेट एक बहुत बड़ा इस सिस्टम में, जो हमारे विभाग का जो सिस्टम है उसमें बदलाव का एक बहुत बड़ा साधन बनने वाला है।
क्योंकि जितनी आंगनवाड़ी हमारी हैं और जितने स्निप्स के 9 जिलों में जो प्रोजेक्ट चलेगा, उन 9 जिलों के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र की मॉनिटरिंग उस स्मार्टफोन और स्मार्ट टैबलेट से होने वाली है। वहां कितने बच्चे पंजीकृत हैं, उन बच्चों का वजन कितना है, कितने आयु वर्ग के वो हैं, और उनका पोषाहार देने के बाद में उनमें कितना परिवर्तन हो रहा है, आंगनवाड़ी पर कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, कितनी धात्री महिलाएं आती हैं और कितनी गर्भवती महिलाएं आ रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या डेली? हाँ, डेली। ये एमपीआर जो है वो डेली फीड होगा बच्चों का। यदि बच्चा रेड कैटेगरी में तो उसको रेड कैटेगरी यहीं जयपुर में बैठे बैठे भी देखा जा सकता है कि बांसवाड़ा की कौन सी आंगनवाड़ी का बच्चा रेड कैटेगरी में है। तो एक पूरी तरह से मॉनिटरिंग सिस्टम, हाँ, एक बार जबरदस्त क्रांति इससे आने वाली है। अनीता जी, ये मैं मानती हूँ कि आंगनवाड़ी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो उसी समाज से आती हैं, उनकी जान पहचान रहती है, वो उन्हीं के साथ भी होती हैं, तो एक भरोसा रहता है। लेकिन आप इस असलियत से भी आंख नहीं बंद कर सकती कि बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं ऐसी हैं जो अपने इस भरोसे को तोड़ रही हैं, जब वो खास करके गर्भवती महिलाओं को जेंडर टेस्टिंग के लिए, लड़की है या लड़का के लिए, उनको राह दिखाती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस भी सामने आए हैं। आपको लगता है कि इनको एक काउंसलिंग की जरूरत है कि वो जो एक अपने समाज की सोच है कि बेटा जरूरी है, उसको ये लोग तोड़ सके? नहीं, ये तो मैं नहीं, या ये केवल अतिशयोक्ति है कुछ? नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर्स तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगी आपको कि उल्टा ये समझाइश करती है गांव में कि बेटा और बेटी एक समान है। बेटी के लिए, क्योंकि जितनी योजनाएं हमारे विभाग की या दूसरे विभागों की जो महिलाओं से और बेटियों से संबंधित है, वो सब योजनाएं हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता बहन वहां समुदाय की बहनों को देती हैं, तो बताती हैं कि कितनी योजनाएं आपके लिए संचालित है। पर मैं आपको बताना चाहूंगी, आप आश्चर्य करेंगे कि जितनी पंचायतें हमारी ओडीएफ हुई हैं, है ना, उन सब पंचायतों में ओडीएफ कराने में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, अपना कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो वो पॉजिटिव काम को कैसे करती हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को ही माध्यम बनाया जाता है। अवेयर होते हैं। जयपुर में भी इनकी जरूरत है, क्योंकि जयपुर को तो ओडीएफ अभी तक हम लोग करवा नहीं पाए। अगर पंचायत में लोग इतना अच्छा काम करें तो जयपुर वालों को भी अब समझाने की जरूरत है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, जितने ओडीएफ हुए हैं अब तक, उसमें उनका बहुत जहां आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, वो बहुत अच्छे से उसको काम को किया उन्होंने। एक नया इनिशिएटिव, एक तो खिलौना बैंक और दूसरा शिक्षा सामग्री बैंक, ये इनमें कितना आप इम्पैक्ट कर पाए हैं और कितने अच्छे तरीके से लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, और साथ साथ कि इनका क्या फायदा हो रहा है हमारे बच्चों को, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आपकी बात चलती रहेगी। भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना सहित राज्य के निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की अनेक श्रेष्ठ योजनाएं, 25,000 रूपए तक छात्रवृत्ति और मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन राशि, सरकारी योजना में आवास लेने या मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रूपए तक अनुदान, शुभ शक्ति योजना में उद्यमिता हेतु बेटियों को 55,000 रूपए प्रोत्साहन राशि, मृत्यु होने पर 5 लाख रूपए तक सहायता, सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए सहायता योजना, 21,000 रूपए तक प्रसूति सहायता और टूल किट खरीदने में भी सहायता के साथ और भी अन्य योजनाएं। पंजीकृत हिताधिकारी आवेदन करें और योजनाओं का लाभ उठाएं। ये खुशबू, ये जाएगी तुम्हारे ताजगी के ये झोंके तलक। अच्छी वाली लाओ। विराज गोल्ड टी, अच्छी वाली चाय। बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है, और इसी बुलंद सोच को आकार देता है जेके लक्ष्मी सीमेंट। इंडिया, अब सोच करो बुलंद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं अनीता बदेल जी से कि आखिर ये जो दो हैं जी, क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा कि खिलौना बैंक और अपना जो शिक्षा सामग्री बैंक है, बच्चों से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, तो इसका क्या रिस्पांस रहा और उसके साथ साथ कितना फायदा हो रहा है? हाँ, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। पूरे प्रदेश भर में लगभग 35 लाख खिलौने, और अभी दीनदयाल उपाध्याय कल्याण शिविर जो लग रहे हैं, उनमें लगातार डेली हर शुक्रवार को भी शिक्षण सामग्री
और खिलौने लगातार आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा जो हमें हुआ है, वो सबसे बड़ा फायदा तो हमारी आंगनवाड़ी के बच्चों को हुआ है। और सीधे सीधे यदि हम इसको देखें तो इसके कारण से हमारे आंगनवाड़ी पर बच्चों के नामांकन में जस्ट डबल वृद्धि हुई है। अच्छा। हाँ, कि जहां आंगनवाड़ी पे 10 बच्चे आते थे, 15 बच्चे आते थे, आज वहां पर संख्या 30, 35, 40 तक के बच्चों की हो गई है। तो एक तो नामांकन इससे बड़ा है, दूसरा शिक्षण सामग्री देने से बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ लिखने के लिए पेंसिल कॉपी होती है, तो वो कुछ भी बनाए अपनी मर्जी से, उसका मन वहां लगा रहता है। वो कुछ कौशल, उसके हाथ की स्किल्स को कैसे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स उस अपना सपोर्ट देकर के बढ़ा सकती है, उसकी कोशिश होती है। बच्चा चित्रों के माध्यम से सीखता है, चित्रों के माध्यम से जानता है। तो बचपन में एक प्री स्कूल का रोल भी आंगनवाड़ी इसमें अदा कर रही है। देन जो सबसे बड़ा और फायदा है, वो मैं बताना चाहूंगी कि उससे समुदाय की भागीदारी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बढ़ी है। किसी ने भी डोनेट किया है, किसी भी समुदाय के व्यक्ति ने यदि कुछ भी चीज डोनेट की है, तो वो आंगनवाड़ी पर आते हैं, आंगनवाड़ी को देखते हैं, आंगनवाड़ी को समझते हैं कि आंगनवाड़ी क्या काम कर रही है। और मैं कहता दोनों तरफ से रहता है, आंगनवाड़ी वालों को भी ये रहता है कि भाई उनका सामान अच्छे से इस्तेमाल होता दिखना चाहिए, नहीं तो कल को एक प्रश्न चिन्ह आएगा। तो इसलिए वो आते हैं, और जब एक बार कोई कदम रखता है तो निश्चित रूप से उन बच्चों को मिलने के लिए बार बार उनको आग्रह पूर्वक, चाहे उनका जन्मदिन हो, चाहे उनके घर में विशेष कार्यक्रम हो, तो उनको बुलाया जाता है। बात करते हैं इंक्लूजन ऑफ सोसाइटी, जो कन्वर्जेंस शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल। आप ये खुद मानेंगे कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 89 स्कीम है, और आज के दिन भी बहुत सारी स्कीम्स की जानकारी लोगों को नहीं है, अवेयरनेस की एक बहुत खासी कमी है जी। जैसे अभी अपनी जो शुभ लक्ष्मी योजना है, जिसमें कि अगर जब आप लड़की का जन्म गवर्नमेंट फैसिलिटी पर होता है, 2100 रुपए मिलते हैं, अलग अलग चीज मिलती है, लेकिन आज इसकी जानकारी फिर भी बहुत महिलाओं को नहीं है। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्कीम हो गई जी, बहुत ज्यादा फैल गए, नागौर की तरह एक सिंगल विंडो की जरूरत है? नहीं, देखिए, महिलाओं की अलग अलग सरकारों में अलग अलग समय पर नई नई योजनाएं प्रारंभ होती रहती हैं। मैं आपको इतना बता सकती हूँ इस मामले में कि हमारी सरकार बनने के बाद में हमने योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्ति के लिए पहुंचे, उसके लिए भामाशाह का पोर्टल, जो महिला को मुख्य मान करके ही बनाया गया है। अब प्रत्येक स्कीम जो गवर्नमेंट ने प्रारंभ कर रखी है, जिसमें बजट उपलब्ध कराया हुआ है, वो प्रत्येक स्कीम्स के बारे में आप पूरी तरह से जानकारी कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी कर सकते हैं, बुकलेट के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं। और लेकिन क्या महिलाओं को ये पता है कि वो ऑनलाइन पोर्टल से और बुकलेट के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं? यही तो जानकारी नहीं है ना जी। वो यह जानकारी के लिए भामाशाह उनको एक जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो भामाशाह, चूंकि उनके पास कार्ड है अब, है ना, और कार्ड होने पर उनको पता है कि हमारे पास ये कार्ड है और इसमें ये योजनाओं का लाभ हमें मिल सकता है। आपने कोई फर्क देखा है? हाँ, आपको लगता है आंकड़ों में फर्क आए? क्योंकि अक्सर आपने भी देखा है जी, अगर ये जितनी स्कीम्स हमारी आजादी से लागू हुई है, अगर वो सारी स्कीम्स आगे तक पहुंच गई होती तो आज तक गरीबी भी हट चुकी होती और महिला भी सशक्त होती। नहीं पहुंची है तभी असलियत। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले किसी योजना का लाभ किस पात्र व्यक्ति को मिल रहा है, न तो गवर्नमेंट के पास उसका डाटा होता था, न पात्र व्यक्ति को ये पता होता था कि ये स्पेशली सरकारी सहायता मेरे लिए मिल रही है ना। एक रूटीन वे में उसको मिल जाता था। लेकिन अब स्पेशली भामाशाह के द्वारा गवर्नमेंट को भी ये पता है कि मेरे जयपुर जिले के ये 10 वार्डों की 25 महिलाओं को ये खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का लाभ मिल रहा है। इनका लाभ इन परिवारों को मिल रहा है। उन परिवारों को भी पता है कि भामाशाह हमारे पास होने से, हम पात्र व्यक्ति होने से हमें मिल रहा है, हमें लाभ मिल रहा है, इसको लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये पात्र नहीं है। अभी अंतर हम कर सकते हैं, और यही अंतर जो है वो आदमी की समझ पैदा करता है कि गवर्नमेंट से हमें ये लाभ मिल रहे हैं और इसके कारण से हमारे जीवन स्तर में कैसे सुधार आ सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगी, राजस्थान सरकार की योजना भवन निर्माण श्रमिकों के परिवारों के लिए। बिल्कुल। अब भवन निर्माण श्रमिकों के लेकिन भवन निर्माण श्रमिक को ये पता नहीं है कि मेरे पास ये योजना है, क्योंकि जब तक वो श्रमिक कार्ड का पंजीकरण नहीं कराएगा तब तक उसको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इसके लिए आईसी की एक्टिविटीज बहुत लार्ज स्केल पर सरकार ने की है, और साथ ही साथ में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पहले सरकार बनने से पहले
जहां 10% भवन निर्माण श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन था, वहां अब रजिस्ट्रेशन हमने 60% उन श्रमिकों का अब तक हमने कर दिया है। नरेगा के श्रमिकों को भी उनसे जोड़ा है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। और ऑनलाइन, अब उसको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन उसको अपना खाते में, अकाउंट में पैसा जा रहा है। कोई चेक से किसी के को नहीं मिल रहा है, कोई कैश उसको नहीं मिल रहा है, सीधे उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का सीधे अकाउंट में पैसा जा रहा है, सामूहिक विवाह योजना का पैसा सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है। तो इस तरह से सीधे पैसा जब अकाउंट में जाते हैं तो आदमी को लगता है उसका उपयोग भी होता है और वो उससे अपने जीवन स्तर को भी बढ़ा सकता है। मैं मानती हूँ अनीता जी, लेकिन एक हमारे यहाँ की असलियत ये भी है कि जब साल के आखिर में जब हम लोग बजट एलोकेशंस देखते हैं और हम देखते हैं कि कितना खर्चा हुआ है, तो हम लोग रियलाइज करते हैं कि बहुत सारे फंड्स अनयूटिलाइज पड़े रहते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो निर्भया फंड हमारे यहाँ पर दिल्ली वाले बलात्कार के बाद, उस भयावह इंसिडेंट के बाद निर्भया फंड बनाया गया था। यूपीए की सरकार, एनडीए की सरकार एक आगे चली गई है और दूसरी अभी काम कर रही है। आज तक निर्भया फंड का एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमारे यहाँ फंड्स की ये हालत है। आप मुझे बताइए कि अभी हमारा एक वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, मतलब क्या परसेंटेज एक जनरल है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के, हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ हैं अनीता बधेल जी और मैं अभी आपके साथ वापस स्क्रीन पर मिलूंगी। 2 बच्चों में अंतर होता है सुखी परिवार का आधार। गर्भधारण रोकने का सुरक्षित और आसान तरीका है प्रसव पश्चात IUCD। लगाने में 5 मिनट से भी कम समय और किसी तरह के आराम की जरूरत नहीं, क्योंकि याद रखिए डिलीवरी के 40 दिन के अंदर फिर से गर्भ ठहर सकता है, चाहे बच्चा माँ के दूध पर हो या माँ की माहवारी शुरू न हुई हो। तो करें क्या? बचाव के लिए डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर IUCD जरूर लगवाएं। जब अगला बच्चा चाहे IUCD निकलवा सकते हैं। PB IUCD सेवाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध हैं। हमारी जिंदगी एक ट्रेन का सफर, दुनिया की उम्मीदों की पटरी पर दौड़ता हुआ, और हम मुसाफिर डरे हुए बैठे रहते हैं। क्यों? आज खुद पे यकीन करके तो देखें, किसी पता कल हम कौन सी मंजिल पाएंगे, पर एक बात जरूर है, अगर बोल्ड नहीं खेलेंगे तो कभी ना जान पाएंगे। रॉयल चैलेंज स्पोर्ट्स ड्रिंक, मेक अ बोल्ड मूव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेरे को समझ नहीं आता है कि जब फंड्स हैं और इधर लोगों की जरूरत है तो फंड्स यूटिलाइज क्यों नहीं होते हैं। और बहुत सारी ऐसी सेंट्रल स्कीम्स होती हैं, आप और हम अक्सर खबरों में देखते हैं कि जहां पर वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है मैडम, लेकिन पैसा यूटिलाइज नहीं होता है। तो आखिर क्यों? आपके पास जनरल आइडिया है कितना हुआ? आप जिस निर्भया फंड की बात करी है, ये निर्भया फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का, नहीं, वो भी, उसके लिए भी मैं उसी के लिए बताना चाह रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बताना चाह रही हूँ कि वो निर्भया फंड में जो भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो अपनी स्कीम्स, क्योंकि निर्भया फंड के लिए आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे उस फंड को, उसका एक खाका, उसकी एक स्कीम बना करके आपको देनी पड़ेगी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस निर्भया फंड में से अपना पैसा रिलीज करती है, उस स्कीम के माध्यम से उसको लागू करती है। राजस्थान में भी हमने अपराजिता सेंटर्स के लिए स्कीम बना के दी और उन्होंने हमें उसको रिलीज किया, स्वीकृति प्रदान की। आने वाले बजट में माननीय सीएम साहब के मुखारबिंद से वो घोषणा शायद हमारी होगी। इसी प्रकार से चिराली योजना के बारे में हमने स्कीम्स बना के दी, उन्होंने हमें चिराली योजना को मंजूरी दी और अब वो हम आने वाले समय में लागू होने वाली है। तो ऐसा नहीं है, जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स एक्टिवली अपनी स्कीम्स बना करके भेजती है उतना फंड वो वहां से रिलीज करते हैं। अब ये स्टेट गवर्नमेंट की सरकार पर निर्भर करता है कि उन्होंने उसको कितना सक्रियता से उस पैसे को लाने की सक्रियता दिखाई है। मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना के अंडर गर्ल्स की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की बात हुई और मेरे ख्याल से 1.5 लाख लड़कियों की हो भी चुकी है। बिल्कुल। कुछ फीडबैक आपके पास? फीडबैक बहुत अच्छा है और इस योजना के तहत 2 स्कीम्स हमारी काम कर रही है। एक शिक्षा विभाग ट्रेनिंग के माध्यम से करा रहा है, जो शिक्षा विभाग के माध्यम से हो रही है, और एक गृह विभाग के माध्यम से महिला कांस्टेबल्स जो भी हैं वो महिला कांस्टेबल्स को स्पेशली ट्रेन किया गया प्रत्येक जिले में और ट्रेन करने के बाद में उनको पर स्कूल में उनको ट्रेनिंग दिलाई गई उनके माध्यम से और 9th से लेकर के 12th तक की बालिकाओं को इसमें एनरोल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सस्टेनेबल है ये स्कीम्स, क्योंकि एक बार खत्म नहीं होने वाली है ये।
चलती रहेगी कंटिन्यू, क्योंकि जो बच्चियां 9th से 10th में आ गई, 10th से 12th में आ गई, जिन बच्चियों ने सीख लिया, सपोज करो आप कि हमारी 9th क्लास की बच्ची ने आत्म प्रशिक्षण का पूरा कोर्स सीखा है, जब वो 10th में जाएगी तो वो आने वाली 9th क्लास की बच्चियों को सिखाएंगे, है ना। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है और 100% बालिकाओं को इसमें ट्रेनिंग का प्रोविजन रखा गया है। शुरुआत में इनिशियली स्टेज पर 100 बालिकाओं का नामांकन किया गया था और अब जैसे ही 100 बालिकाएं ट्रेन हो गई तो उन्हीं बालिकाओं के माध्यम से कंटिन्यूसली इसको किया जा रहा है। तो बहुत सारी बेटियों में कॉन्फिडेंस आया है। लड़की बड़ी हो गई जी, वो तो सशक्त हो जाएगी, लेकिन आप ये मानेंगे कि पालना स्कीम होने के बाद भी ये जो आश्रय स्कीम है जिसमें आपका ये पालना रखा जाता है इसके बाहर, उसके बावजूद भी लड़कियां फिर भी जी कूड़े के ढेर में और झाड़ियों में फेंकी जाती हैं। अभी पीछे ही मैं पढ़ रही थी कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस है कि एक 14 साल की लड़की जिसका बलात्कार हुआ था, उसको वो अपना बच्चा और उसके पेरेंट्स को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, एक बेटी को, वो पकड़े गए और उनको काउंसिल कर रहे हैं कि अभी आप इस बच्चे को पालिए। कहाँ तक जायज है? वो तो खुद ही एक बच्ची है जी। बिल्कुल ये बात सही है। इसमें तो आपको नहीं लगता कि सरकार को आगे आके उस बच्चे को गोद लेके और अडॉप्शन के लिए नहीं, ये बहुत नहीं, सरकार की ओर से बाल गृह बने हुए हैं और सरकार ऐसे अनाथ बच्चों के लिए भी बाल गृह संचालित करती है। बहुत सारे हैं जिनको सरकार फंडिंग करती है, पर वो पेरेंट्स को एग्री होना पड़ेगा, माँ को एग्री होना पड़ेगा कि वो बच्चे को वहाँ रखने की इजाजत दे दे। रेलवे स्टेशन में फेंक के जाने को तैयार है, तो एग्री क्या होना है? हाँ, वही तो क्योंकि हमारे यहाँ कानून ऐसा है ना कि माता पिता स्वीकार करें या परिवार के कोई लोग, माता पिता नहीं, ये बच्चा अनाथ है, क्योंकि आप किसी भी बच्चे को पकड़ के लाएंगे, दूसरे दिन वो कहेगा कि नहीं मुझे तो अपने मेरे बेटे को खुद को ही पालना है, मेरी बेटी को खुद को ही पालना है। तो लीगल फॉर्मेलिटी होनी जरूरी है। तो बालकों के लिए, ऐसे बालकों के लिए, ऐसी बालिकाओं के लिए है हमारे यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में इतना घृणित काम करने वाले जो लोग हैं वो मतलब बिल्कुल भी सजा कितनी हुई है बलात्कार के केसेस में, लेकिन लोगों की ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये काम जो है बहुत घृणित काम है और इसको हमें नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे कि जितने भी इस प्रकार की बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वो उस बालिका के सराउंडिंग जान पहचान का है, दूर का भाई है, मौसी का बेटा है, मामा का बेटा है, फूफा का बेटा है, रिश्तेदारी में ही है। तो रिश्ते इतने तार हो रहे हैं, जो हम मजबूत रिश्ता बांधते थे, भाई बहन का रिश्ता, आज आप अपनी बहन को भी केवल एक औरत की तरह देख रहे हो, शरीर की तरह देख रहे हो। तो ये जो मानसिकता में परिवर्तन आया ना लोगों के, ये बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है और इसको बहुत जल्दी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। देखिए, आज के दिन बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं लड़कियों के लिए, अलग अलग तरीके से सरकार बताती भाई आपको बस कूपन मिलेंगे अगर 5 किलोमीटर दूर है, स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन आज के दिन भी राजस्थान की स्थिति की मैं बात करती हूँ कि हम लोग केवल बिहार से नीचे हैं इस पायदान में कि हमारे यहाँ कितनी अशिक्षित महिलाएं हैं, 52%। तो मैम इसमें तो बस एक बिहार से पीछे है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, देखियो राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत है ना पहले से ही बहुत कम रहा है। निश्चित रूप से हमने पिछले सालों की अपेक्षा बढ़ोतरी की है, पिछले सालों की अपेक्षा मैं बता रही हूँ। फिर बालिकाओं की शिक्षा के लिए जितने प्रयत्न पिछली सरकारों में होने चाहिए थे उतनी सरकारों में नहीं हुए। मैं उदाहरण दूंगी आपको, उदाहरण से इसको साबित करूंगी। माननीय भैरव सिंह साहब जब सरकार में थे तब पहली बार उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, उस समय पहली बार ये हुआ, पहली बार, है ना, जबकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलिए दे रहा है। हाँ, फिर बीच में जो दूसरी सरकार आई फिर उसमें ब्रेक लगा। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी इस प्रदेश में, तब उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में हाई सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए ताकि हमारी बालिकाएं अपने गांव में जाकर के पढ़ सके, सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, ये उन्होंने व्यवस्था की। और उन्होंने व्यवस्था करने के बाद पूरे 4-5 हजार सेकेंडरी विद्यालय उन्होंने 2003 से 8 के बीच में जब थे वो उन्होंने खोले। और अभी भी, क्योंकि जब आप सुविधा ही नहीं दोगे बच्चियां जाएंगी कहाँ, पढ़ेगी कहाँ। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के पहले साल में ही
जितनी ग्राम पंचायतों में हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं थे उन सब ग्राम पंचायतों में हाई सेकेंडरी स्कूल्स की व्यवस्था की और अब बेटियों का नामांकन बढ़ रहा है। आप देखिए बेटियों के लिए रजित, तो मेरे ख्याल से आप तो प्रतिशत में फर्क दिखाना चाहिए आपको 5 साल बाद, और नहीं दिखाएंगे तो हम ये मानेंगे कि केवल खोखली बातें रही। आप देखिए ना, आप खुद देख सकते हैं इतने सारे स्कूल्स बालिकाओं के लिए खुले हैं। बालिकाओं के लिए शारदा आवासीय विद्यालय खुलने से कुछ नहीं होता, शारदा आवासीय विद्यालय स्कूल जानी चाहिए, स्कूल जानी चाहिए, रहनी चाहिए। बिल्कुल, जो बच्चियों का पोस्ट आउट रेट है वो कम नहीं होता। मैं आपको उसके लिए आगे बता रही हूँ कि बालिकाओं के लिए शारदा आवासीय विद्यालय है, वहाँ सिर्फ बालिकाएं पढ़ रही हैं और कोई नहीं पढ़ रहा। बालिकाओं के लिए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, वहाँ सिर्फ बालिकाएं पढ़ रही हैं और कोई नहीं पढ़ रहा। बालिकाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ बालिकाओं के लिए साइकिल वितरण की व्यवस्था है। बालिकाओं को साइकिल मिलती है ताकि वो स्कूल जा सके। बालिकाओं को कूपन मिलते हैं ताकि वो किसी साधन में बैठ करके स्कूल जा सके। और बालिकाओं के लिए स्कूल में टॉयलेट्स हो। आपने जो ड्रॉप आउट की बात करी है उसके लिए मैं कहना चाहूंगी भाई बालिकाओं के लिए स्कूल में टॉयलेट्स हो ताकि बालिकाएं 6th क्लास के बाद 9th क्लास के बाद ड्रॉप आउट नहीं हो। ये सब चीजें तो फिर अनिता जी, मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि जाते जाते आपके वो तो आंकड़ों में दिख जाएगा जब आपकी सरकार की लास्ट में अपनी रिपोर्ट कार्ड आएगी। चलते चलते एक चीज जो आप इस साल में अपने विभाग के लिए करने वाली हैं, जो कि राजस्थान की महिला के लिए बिल्कुल आगे के लिए बहुत अच्छी रहेगी, एक चीज सिर्फ। देखिए, हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स वैसे तो चलाई हैं। मैं 2-3 स्कीम्स के बारे में बताना चाहूंगी कि हमने अमृता हाट, महिलाओं के लिए अमृता हाट योजना जो है वो हम संभाग से लेकर के जिलों में लेकर के जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि इससे बहुत सारी महिलाएं सशक्त होंगी। एक हमने महिलाओं के लिए RSCIT का कोर्स निःशुल्क हमने संचालित किया है और ताकि महिलाएं कंप्यूटर फ्रेंडली बने और कंप्यूटर का ज्ञान उनको आए। इसके अतिरिक्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितने आयजनक प्रशिक्षण के दिए जाने चाहिए RSLDC के माध्यम से प्रत्येक जिले में जो वो चाहे कि मुझे कंप्यूटर में ट्रेन होना है, मुझे हैंडीक्राफ्ट में ट्रेन होना है, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, मुझे और कोई काम करना है, तो उसमें वो चयन करके अपना एनरोलमेंट करा सकती हैं। RSLDC के जितने केंद्र हैं उनमें कहीं पे भी जाकर के वो अपना नामांकन उसमें करा सकती हैं। चलिए, ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बड़ी स्कीम है और जिसके कारण से वो अपने आप को तुरंत मतलब सशक्त बना सकती हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना तो है ही बालिकाओं को पढ़ाने के लिए। तो अनीता जी, ऐसा करेंगे कि इस साल के आखिर में एक बार फिर हम लोग जनता की बात मैं आपके समक्ष रखूंगी और फिर हम लोग इस सब का लेंगे कि इन स्कीम्स का कितना फायदा है ना। बिल्कुल, आपको आपके प्रयासों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थी आपकी बात अनीता बधेल जी के साथ। मैं जल्दी आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।